वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, तो हम लोग कल पढ़ रहे थे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 पार्ट 2। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स कल हमने फिनिश किए थे। 4 स्ट्रक्चर्स पढ़े थे हमने, एसबीयू एंड नेटवर्क, मैट्रिक्स, आरग्लास, ये 4 स्ट्रक्चर पढ़े थे। फटाफट इसका रिवीजन करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, सो कम टू स्मार्ट नोट्स, चैप्टर 5 एसबीयू। फटाक से रिवीजन करते हैं। एसबीयू क्या था, कल हमने पढ़ा था। व्हाट इज एसबीयू? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। इट्स अ ग्रुप ऑफ डिवीजन, राइट, इट्स अ ग्रुप ऑफ डिवीजन। एसबीयू होता है मल्टी प्रोडक्ट मल्टी बिजनेस के लिए। कल हमने डिस्कस किया था, अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स या मल्टीपल बिजनेस है तो फिर एसबीयू वुड बी सूटेबल टू यू। जब आपके डिविजन बहुत सारे हो जाते हैं, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मैनेज, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, वी ग्रुप मल्टीपल डिविजन्स इन वन यूनिट कॉल्ड स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। हर एक एसबीयू को सिमिलर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक ट्रीटमेंट मिलती है। ठीक है, देयर इज सम साइंटिफिक वे जिसके बेसिस पे हम एसबीयू को डिफाइन करते हैं। ठीक है, हर एक एसबीयू पे एक मैनेजर होता है एंड कॉर्पोरेट लेवल पे हर एक एसबीयू के लिए एक सीईओ होता है। ठीक है, मैनेजर्स के हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर डे टू डे ऑपरेशंस एंड बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज। ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मतलब कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फाइनेंशियल कंट्रोल ये होता है कॉर्पोरेट लेवल के हाथ में। क्लियर? हम स्मार्ट नोट से एक बार फटाक से रिवाइज करते हैं। इट्स अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड बिजनेस, ठीक है, and it is the divisions are related, distinct business are related to each other in a scientific way. The purpose is to provide effective strategic planning treatment to each one of the business unit. हमारे लिए मैनेज करना इजी हो जाए। 50 डिफरेंट डिविजन्स को हम लोग सेपरेट इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे सकते। वी क्लब देम, वी मेक 5, 7, 10 मतलब कुछ एसबीयूज बनाते हैं जो कम होते हैं नंबर ऑफ डिविजन से, बिकॉज हम लोग डिविजन्स को क्लब करते हैं। सो इट बिकम्स ईजी टू ऑपरेट एंड टू गिव इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टू ईच एसबीयू। ठीक है, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे एसबीयू का। इट्स अ सिंगल बिजनेस और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेस। कोई डिवीजन अगर रिलेटेड नहीं है बाकी किसी भी डिवीजन से बाय एनी वे, सो इट्स अ सेपरेट बिजनेस। उस एक बिजनेस को ही हम एक एसबीयू बना सकते हैं। तो सिंगल बिजनेस होगा या फिर रिलेटेड बिजनेस होगा एंड ऑफर स्कोप फॉर इंडिपेंडेंट प्लानिंग। इट इज इट्स ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स and there is a manager who is responsible for strategic planning and profit performance and who is control for profit influencing factors. ठीक है, उसके बाद 3 लेवल्स होते हैं एसबीयू में। कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स ऑब्वियसली एक टॉप लेवल, कॉर्पोरेट लेवल। उसके बाद एसबीयू ग्रुप्स एट द सेकेंड लेवल एंड एट द थर्ड लेवल आर डिवीजन ग्रुप बाय रिलेटेडनेस। ये हमने कल देखा था, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट, सेकेंड लेवल पे एसबीयू एंड थर्ड लेवल पे सारे डिविजन्स। It enables the company to more accurately monitor the performance of individual business. मॉनिटर करना मतलब कि मैनेज करना इजी हो जाता है सारे इंडिविजुअल बिजनेस को। एट्रीब्यूट्स ऑफ एसबीयू जो है ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 6 में ये भी है कि सारे एसबीयू जो है दे आर मोस्टली रिलेटेड फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। आपके कोई ना कोई फंक्शन सिमिलर है, या तो आपका R&D डिपार्टमेंट सिमिलर है, आपकी टेक्नोलॉजी सिमिलर है, आपके कंपटीटर्स या आपके कस्टमर सिमिलर है, आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज सिमिलर है। ठीक है, सो रिलेटेडनेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, उसके बाद है एट्रीब्यूट्स ऑफ एसबीयू एंड द बेनिफिट्स ऑफ परफॉर्मेंस। पे 2 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ एसबीयू एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एसबीयू। ये क्लब करके सेम आपको दिया हुआ है, तो आंसर भी आपको सेम ही लिखना होगा, चाहे एट्रीब्यूट्स आए, चाहे बेनिफिट्स आए, या चाहे दोनों आए। अ साइंटिफिक मेथड ऑफ ग्रुपिंग, साइंटिफिक मेथड के बेसिस पे ग्रुपिंग होती है, रैंडमली ग्रुपिंग नहीं होती है फॉर एसबीयू। इट्स अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड बिजनेस दैट कैन बी टेकन अप फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बिजनेस। Task consists of analyzing and segregating the assortment of business portfolios। मतलब कि आपको एनालाइज करना पड़ेगा, सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि कौन कौन से डिविजन्स को हम लोग क्लब कर सकते हैं। इट शुड बी वेल डिफाइंड एंड distinct scientifically demarcated business unit. Each SBU is a separate business of course from strategic planning point of view। हर एक एसबीयू के अपने खुद के मिशन विजन होते हैं, अपने खुद की कंपटीटर्स होते हैं, अपनी खुद की स्ट्रेटेजी होती है विच इज डिस्टिंक्ट या सेपरेट फ्रॉम द अदर एसबीयूज। रिलेटेडनेस ऑफ एसबीयूज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स। एसबीयू माइट प्रोवाइड सिमिलर टेक्नोलॉजीज। रिलेटेडनेस जो है वो सिमिलर टेक्नोलॉजीज के बेसिस पे हो सकती है, या फिर सर्विंग सिमिलर और डिफरेंट मार्केट्स। आप सिमिलर मार्केट्स को सर्व कर रहे हो, वो भी एक रिलेटेडनेस हो सकता है। कस्टमर्स आर सिमिलर, ये भी हो सकता है। और competencies on which the competitive advantage of the SBU are built are similar। आपकी core competency या फिर आपका competitive advantage जो है ये सेम है। तो ये सारे बेसिस है जिसके
थ्रू आप लोग रिलेटेडनेस को एस्टैब्लिश करके डिविजन्स को ग्रुप कर सकते हो. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एसबीयू. नेक्स्ट कमिंग टू मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था हमने? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या था? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑफ ऑल. ठीक है, और जब हमें ये लगता है कि हमारे लिए जो है डिविजनल, मल्टी डिविजनल, फंक्शनल कुछ भी यूजफुल नहीं हो सकता, हमारे बिजनेस के रिक्वायरमेंट इस टाइप से है, देन वी यूज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. देयर आर टू लाइन्स ऑफ अथॉरिटी. डुअल अथॉरिटी होती है. वन इज वर्टिकल लाइन, वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन. एवरी एम्प्लॉय हैज टू रिपोर्ट टू डुअल रिपोर्टनेस होती है, मतलब अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रिपोर्ट करना है और अपने फंक्शनल मैनेजर को भी आपको इसमें रिपोर्ट करना होता है. तो दो लाइन आर कंबाइंड टुगेदर एज फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट फॉर्म्स. मतलब फंक्शनल डिपार्टमेंट्स तो होता ही है और एक प्रोजेक्ट फॉर्म होता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन में चलता है. तो मैट्रिक्स, इन मैट्रिक्स स्ट्रक्चर फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट फॉर्म्स आर कंबाइंड साइमल्टेनियसली एट सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम बोल रहे हैं उसी को आप फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट फॉर्म्स या फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट लाइन्स बोलते हो. ठीक है, दैट इटसेल्फ मींस कि एक लाइन जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है वो फंक्शनल होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो आपकी प्रोजेक्ट लाइन होती है. सो इट इज functional and project forms, they are combined simultaneously. Employee has two superiors, a product manager and a functional manager. Home department उसको बोलेंगे जहाँ आप actually belong करते हो, मतलब कोई functional department. आपका functional department आपका home department होगा. Product units और projects are usually temporary. इसमें जो projects होते हैं वो mostly नहीं, that are always temporary and they act like division. सारे प्रोजेक्ट्स जो है प्रोडक्ट मार्केट बेसिस पे आपको डिफरेंशिएट आप उसको कर सकते हो. ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमॉन्ग ऑल स्ट्रक्चर्स है. मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमॉन्ग ऑल, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दोनों होता है. यहाँ पे वर्टिकल फ्लो भी होता है, हॉरिजॉन्टल फ्लो भी होता है. इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपका जो कम्युनिकेशन है बहुत ज़्यादा स्मूथ होना चाहिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. इट रिजल्ट्स इन हायर ओवरहेड. ऑब्वियसली हायर ओवरहेड होते हैं बिकॉज मैनेजमेंट की पोजीशन ज़्यादा होती है, बिकॉज हर एक प्रोजेक्ट में भी एक मैनेजर होता है और हर एक फंक्शन में एक हेड तो होता ही है. डुअल लाइन्स ऑफ बजट अथॉरिटी. हर एक चीज में डुअल होती है. बजट अथॉरिटी भी डुअल होती है. डुअल सोर्सेज ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, शेयर्ड अथॉरिटी, डुअल रिपोर्टिंग चैलेंज एंड नीड फॉर एक्सटेंसिव एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम. अगर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हो सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो. अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है. अथॉरिटी डुअल होती है एंड रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डुअल होती है, मतलब कि रिपोर्टिंग चैनल यू कॉल इट. देयर इज डुअल अथॉरिटी, डुअल रिपोर्टिंग चैनल, शेयर्ड अथॉरिटी, डुअल बजट का भी कुछ है. डुअल लाइन्स ऑफ बजट अथॉरिटी, मतलब बजट अप्रूव करने के लिए भी दो अथॉरिटीज होती है, रिपोर्टिंग भी दो बार होती है और एक्सटेंसिव और इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम इसमें होना जरूरी है. अदरवाइज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर वर्कआउट नहीं करेगा, इनएफिशिएंसी होगी और पुअर परफॉर्मेंस होगा अगर आपका एक्सटेंसिव और इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है तो. ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस है. मैट्रिक्स स्ट्रक्चर्स ऑफन फाउंड इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विद इन एन एसबीयू व्हेन द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस एक्सिस्ट. तीन कंडीशंस का होना जरूरी है तभी आप मैट्रिक्स स्ट्रक्चर मोस्टली यूज कर पाओगे. सबसे फर्स्ट, आइडियाज नीड्स टू बी क्रॉस फर्टिलाइज्ड. आपका प्रोडक्ट ऐसा है, आपका सर्विस ऐसी है. अगर हम प्रोजेक्ट बेस की बात करें, ऑडिट्स, जैसे हम सीए फॉर्म में ऑडिट्स कंडक्ट करते हैं, या फिर आईटी सर्विसेज जो हम कल बात कर रहे थे कि आपको वेबसाइट वगैरह डिजाइन करनी है, तो हर एक प्रोजेक्ट अपने आप में एक नया होता है. हर एक प्रोजेक्ट के लिए यू नीड फ्रेश डिस्कशंस, यू नीड फ्रेश आइडिया. आप जब ऑडिट करते हो तो एक कंपनी का ऑडिट जिस टाइप से करते हो दूसरी कंपनी का ऑडिट हो सकता है अलग तरीके से करोगे, बिकॉज द बिजनेस इज डिफरेंट, द क्लाइंट इज डिफरेंट, बहुत सारे एस्पेक्ट्स अलग होते हैं. ठीक है, तो हर एक प्रोजेक्ट के लिए यू नीड फ्रेश आइडियाज, यू नीड आइडियाज टू बी क्रॉस फर्टिलाइज्ड अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. ठीक है. सेकेंड ये कि रिसोर्सेज आपके पास स्कैर्स है. आप चाहते हैं तो नए प्रोजेक्ट के लिए नई टीम हायर भी कर सकते थे, बट यू डोंट वांट टू हायर बिकॉज योर रिसोर्सेज स्कैर, तो आप फंक्शनल डिपार्टमेंट से ही टीम ले लेते हो. Third, ability to process information and make decisions needs to be improved. Within the organization बहुत सारी information आपको प्रोसेस करनी है और डिसीजन मेकिंग अगर आपको बेटर बनानी है. ठीक है. ऑब्वियसली अगर आप प्रोजेक्ट बेस पे काम कर रहे हो तो हमेशा हर प्रोजेक्ट के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं होती है ना. हर प्रोजेक्ट के लिए क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है. सो यू हैव मोर इन्फॉर्मेशन टू प्रोसेस. आप ऐसा नहीं है कि हम 5 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो 5 प्रोडक्ट हमारा डिजाइन वगैरह सेट है, हम ऐसे ही मैन्युफैक्चर करते हैं. स्टैंडर्डाइज चीज नहीं है. ठीक है. सो देयर इज लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू बी प्रोसेस्ड, सो यू नीड टू इंप्रूव द एबिलिटी टू प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन एंड मेक रैपिड डिसीजन. ये 3 कंडीशंस इंपॉर्टेंट है टू यूज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. 1, आइडियाज नीड्स टू बी क्रॉस फर्टिलाइज्ड. Second, resources are scarce. And third,
you need to improve the ability to process information and make decisions. This is about मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. ठीक है, अगेन मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को फिर से रिवाइज करते हैं. मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में जरा फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट फॉर्म्स आर कंबाइंड टुगेदर. सबसे पहले आपको ये लिखना है, फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट फॉर्म्स दे आर कंबाइंड टुगेदर. ठीक है. नंबर 2, एवरी एम्प्लॉय हैज 2 सुपीरियर्स. ये सिंपल है. ठीक है. नंबर 3, ये बहुत मोस्ट कॉम्प्लेक्स है, ये आप फर्स्ट पॉइंट पे भी लिख सकते हो. ठीक है, लॉजिकल है, आपको जब याद आए आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमंग ऑल स्ट्रक्चर. व्हाई इट इज कॉम्प्लेक्स? बिकॉज देयर आर 2 फ्लो ऑफ अथॉरिटी, मतलब देयर इज वर्टिकल फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन एज वेल एज देयर इज हॉरिजॉन्टल फ्लो. ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स. सेकंड, ये इन्फॉर्मेशन बता दी, अब आपको बताना कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है. देयर इज हायर ओवरहेड्स, देयर आर हायर ओवरहेड्स बिकॉज हर एक मैनेजरियल पोजीशन यहाँ पे ज्यादा होती है. नेक्स्ट, वो डुअल वाला पॉइंट, एवरीथिंग हियर इज डुअल. ये कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट भी है. डुअल अथॉरिटी, डुअल रिपोर्टिंग चैनल, एंड यू नीड टू हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 3 कंडीशंस इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के लिए. 1, आइडियाज नीड्स टू बी क्रॉस फर्टिलाइज्ड. सेकंड, you have scarce resources. Third, you need to improve your ability to make decisions and process information. ठीक है, ये 3 कंडीशंस अगर मीटअप हो रही है, then you can consider using metric structure for your organization. ठीक है, that's about metrics. हाँ, ये भी हमने पढ़ा था कि डेविस और लॉरेंस ने 3 स्टेजेस या 3 फेजेस बताए थे जिससे मैट्रिक स्ट्रक्चर आपके ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप हो सकता है. इन केस यू आर नॉट यूजिंग मैट्रिक स्ट्रक्चर एंड यू वांट टू शिफ्ट टू मैट्रिक स्ट्रक्चर, तो ये 3 फेजेस है जिससे आपको गो थ्रू करना पड़ेगा. 3 फेजेस है जिससे आपको गो थ्रू करना पड़ेगा. लेट्स अज्यूम कि आप फंक्शनल स्ट्रक्चर पे हो. ठीक है, एंड यू वांट टू शिफ्ट टू मैट्रिक स्ट्रक्चर, तो फर्स्ट फेज क्या होगा? व्हाट इज द फर्स्ट फेज? टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, विच वी कॉल क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स. क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स मतलब हर एक फंक्शन से कुछ कुछ लोगों को लेके आप एक न्यू प्रोडक्ट लाइन जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हो, एंड ड्यूरिंग दैट इंट्रोडक्शन यू मेड अ टेम्पररी क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स. ठीक है, वाइल इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन, आप एक न्यू प्रोडक्ट लाइन मतलब आपका नया प्रोजेक्ट आया होगा. लेट्स अज्यूम एक कोई नया प्रोजेक्ट आया है, तो आप अभी तक फंक्शनल डिपार्टमेंट के तरीके से काम कर रहे थे. अब नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट आया, आपको समझा कि नहीं यार हमारा भी तो रिक्वायरमेंट इस प्रोजेक्ट वाइज है, तो मे बी हम मैट्रिक्स स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं. तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट जब आया, न्यू क्लाइंट आया, न्यू प्रोजेक्ट आया, सो वाइल इंट्रोड्यूसिंग दैट न्यू प्रोडक्ट लाइन आपने टेम्पररी क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स बनाया. ठीक है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर भी आपने असाइन कर दिया. दिस इज अबाउट स्टेज नंबर 1. ठीक है, स्टेज नंबर 2 में क्या होता है? प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट. अब ये क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स थोड़ा परमानेंट होने लगती है, मतलब कि इट इज डिसाइडेड कि हाँ फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट यही वाली टास्क फोर्स जो है वर्क करने वाली, ये वाली टीम जो है परमानेंट है फॉर दिस प्रोजेक्ट. ठीक है, सो ये टास्क फोर्स थोड़ा सा परमानेंट होने लगती है. उस टाइम पे जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो ब्रांड मैनेजर बनने लगता है फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन जो आपने इंट्रोड्यूस की थी. ठीक है, सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम भी आपका जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वही प्राइमरी, अभी भी आप क्योंकि टोटली शिफ्ट नहीं हुए हो. ठीक है, तो अभी भी प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो फंक्शनली है एट दिस सेकंड स्टेज. उसके बाद थर्ड स्टेज आता है मैच्योर मैट्रिक्स का, जहां फाइनली डुअल अथॉरिटी और डुअल रिपोर्टिंग चैनल फॉर्म होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं. आपका फंक्शनल और प्रोडक्ट स्ट्रक्चर परमानेंट होते हैं कि अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल स्ट्रक्चर भी रहेंगे और प्रोडक्ट स्ट्रक्चर्स भी रहेंगे. ठीक है, यहाँ पे आती है आपकी डुअल अथॉरिटी और डुअल रिपोर्टिंग चैनल. ठीक है, एट दिस स्टेज आप फाइनली मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में टोटली कन्वर्ट हो पाते हो. सो दीज आर द 3 स्टेजेस जो डेविस और लॉरेंस ने बताई है फॉर मैट्रिक स्ट्रक्चर. ठीक है, नेक्स्ट इज नेटवर्क. नेटवर्क में क्या पढ़ा था हमने? नेटवर्क स्ट्रक्चर वो होता है जो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, इट्स अ नॉन स्ट्रक्चर. व्हाई? मोस्ट ऑफ द बिजनेस फंक्शंस आर आउटसोर्स्ड. बहुत सिंपल है, इट्स अ नॉन स्ट्रक्चर एंड मोस्ट ऑफ योर बिजनेस फंक्शंस आर आउटसोर्स्ड. इतना ही मतलब है. नेटवर्क स्ट्रक्चर का अगर मीनिंग की बात करें, इतनी ही मीनिंग है. ठीक है, इट्स अ नॉन स्ट्रक्चर, आउटसोर्स है. इट्स अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, and it is composed of a series of project groups or collaborations linked by constantly changing non-hierarchical cobweb like network. constantly change भी हो सकता है बिकॉज जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप एसोसिएटेड हो आज, कल उसके साथ एसोसिएट होंगे ये जरूरी नहीं है. इट्स अ नेटवर्क, आप चाहो तो कभी भी सर्विस प्रोवाइडर्स को चेंज कर सकते हो. कॉबवेब लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड नेटवर्क. और ये नॉन हायरार्किकल होता है, यहाँ पे कोई हायरार्की नहीं होती बिकॉज हमारे इंटरनल कुछ है ही नहीं, तो हायरार्की कैसे होगी? तब मोस्टली यूज करते हैं जब एनवायरनमेंट अनस्टेबल होता है एंड वी एक्सपेक्टेड टू रिमेन सो.
कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें, वी डोंट हायर पीपल ऑन सैलरी बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हम लोग हायर करते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो है रिप्लेस कर लेते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स को। पहले पुराने सिस्टम में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हम करते थे, अब हम सर्विस प्रोवाइडर्स को उससे रिप्लेस कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस फंक्शंस आर स्कैटर्ड एट डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस, कहीं पे भी दुनिया में आपके फंक्शन जो स्कैटर्ड हो सकता है, बिकॉज योर सर्विस प्रोवाइडर कैन बी एनीवेयर, अगर आपको लोकल रिक्वायरमेंट नहीं है तो। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सर्विस बिजनेस में ज्यादा काम आता है नेटवर्क स्ट्रक्चर जो है। Network structure is a series of independent firms or business units linked together by common system that designs, produces and market a product or service. आज के टाइम पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में इसको यूज करते हैं, बिकॉज व्हाइट कॉलर मैन्युफैक्चरिंग इज इमर्ज्ड एज अ सॉल्यूशन फॉर दिस। तो एक सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट फर्म्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है थ्रू डिजाइन, थ्रू प्रोडक्ट्स मार्केट, एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है। इफ आई एम यूजिंग अ सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस, आई गिव माई स्टैंडर्ड थिंग्स कि मुझे इस तरीके से ही चाहिए। तो ऑल योर सर्विस प्रोवाइडर्स नो कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, एक स्टैंडर्ड तरीका होता है जिसके थ्रू हम लोग काम करते हैं। सो दे आर ऑल रिलेटेड और देयर इज अ कॉमन सिस्टम दैट डिजाइन्स, प्रोड्यूसेस, मार्केट्स योर प्रोडक्ट्स और सर्विस। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आपको जब करना आप कर सकते हैं, बिकॉज आपने टेक्नोलॉजी खुद खरीद के नहीं रखी है, यू आर टेकिंग सर्विसेज फ्रॉम समवन एल्स, यू कैन एनी टाइम चेंज योर सर्विस प्रोवाइडर। फ्लेक्सिबिलिटी ऑब्वियसली होती है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो, जब चाहो ऑर्गेनाइजेशन की चीजों को चेंज कर सकते हो। एंड दिस गिव्स एडवांटेज टू द कंपनी कि यू कैन फोकस ऑन योर डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज, आपकी जो कोर कॉम्पिटेंसीज है, कोर फंक्शंस है, उसको आप इन हाउस रखते हो, तो you get the time, you get that opportunity to focus more on your own core competencies and at the same time take advantage of the core competencies of other service providers. Got it? Next, network does however have disadvantages. इसके 3 disadvantages भी थे, कल हमने पढ़ा था। Number of partners, there is potential higher number, numerous number of partners होते हैं, ठीक है, तो वो आपके कल जाके कंपटीटर भी बन सकते हैं। एंड फर्स्ट आप किसी पार्टनर पे रिलाय कर रहे हो एंड दे मे ऑल्सो नो योर ट्रेड सीक्रेट्स, बिकॉज बहुत सारे पार्टनर्स एसोसिएटेड है आपके ऑर्गेनाइजेशन से, और तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो ट्रेड सीक्रेट्स है, जो कोर इन्फॉर्मेशन है, वो भी कई बार लीक हो सकती है। सो न्यूमरस पार्टनर्स इज अ प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? सेकेंड प्रॉब्लम, क्योंकि आपके सारे फंक्शंस, मोस्ट ऑफ द फंक्शंस आउटसोर्स है, तो आप बेनिफिट ऑफ सिनर्जी नहीं ले सकते। थर्ड है कि यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन सर्टन कोर कॉम्पिटेंसीज, ठीक है, सर्टन एरियाज, सर्टन फंक्शंस। व्हाट इफ जो फंक्शंस आप स्पेशलाइज कर रहे थे जिसमें, दैट बिकम्स नॉन कॉम्पिटिटिव, दैट बिकम्स नॉन कॉम्पिटिटिव और आउटडेटेड इन द मार्केट, तो आपके तो पूरी आपने बाकी कोई फंक्शन तो रन किए ही नहीं है जिसमें स्पेशलाइज किया, वो अगर आउटडेटेड हो गया तो योर बिजनेस इज एट रिस्क। तो ये 3 डिसएडवांटेजेस है नेटवर्क स्ट्रक्चर के, ठीक है। नेक्स्ट आर्गलास स्ट्रक्चर। आर्गलास स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा था हमने? डिमिनिश होती है, श्रंकन मिडिल लेवल होती है बिकॉज ऑफ रैपिड डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। रोल प्लेड बाय मिडिल लेवल इज डिमिनिशिंग। आर्गलास स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स विथ कंस्ट्रिक्टेड मिडिल लेयर्स। 3 लेयर्स इसमें भी होती है, जो मिडिल लेवल होती है वो कंस्ट्रिक्टेड होती है, थोड़ी सी जो है श्रंकन होती है। शॉर्ट एंड नैरो मिडिल मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिंक्स टॉप एंड बॉटम लेवल। टॉप और बॉटम ज्यादातर जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही लिंक्ड हो जाता है। Contrary to traditional middle managers, who are often specialists, the managers in the hourglass structure generalists and perform variety of functions. We do not need expert or very much qualified people at the middle level. We need people who can do generalized tasks for the company. Obvious benefits क्या है? reduced cost होता है, simplified decision making होती है, ठीक है। lower level से top level तक information बहुत जल्दी flow हो जाती है because of information system, तो obviously decision making थोड़ी सी fast होती है, cost आपका कम होता है। decision making authority shifted close to the source of information, so it is faster. promotion opportunities जो है वो कम होती है, जो लोअर लेवल है उनके लिए promotion opportunities कम होती है, बिकॉज मिडिल लेवल पे मैनेजमेंट पोजीशन ही बहुत कम है। सो दिस इज अबाउट आवर क्लास स्ट्रक्चर। आई होप यू आर क्लियर, गुड विद इट, ओके।